अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो के अंदर जो है 10th का जो इवनिंग का पेपर आया वो डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव तो आपने देख लिए होंगे, तो मैं सब्जेक्टिव जो है ना वो पोर्शन सॉल्व करवाने लगा हूँ। यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ था वो क्या कहता है, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 2 आयोटा इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। अब इसको कैसे सॉल्व करना था, सबसे पहले क्वेश्चन लिखना था। अब डिवीजन को इस शक्ल में लिख लेना। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो नेक्स्ट काम आपने क्या करना था, इस 3 को दोनों के साथ क्या कर लेना था, मल्टीप्लाई कर लेना। इन दोनों के साथ करेंगे तो 15 + 6 आयोटा वैल्यू आ जानी थी, और इसी तरह 4 आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना था, 20 आयोटा + 8 आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आप डिवीजन में आपने फार्मूला अप्लाई कर देना था, a - b a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर। यहाँ पे देखें 15 एज इट इज आ जाएगा, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 26 आयोटा, और 8 एज इट इज आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1 तो -1 तो नेक्स्ट काम आपने क्या करना था, 15 और -8 ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, और 26 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 29 वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनल आंसर जो बनना था वो क्या बनना था, 7 + 26 आयोटा डिवाइडेड बाई 29। तो ये जो डिवाइजर है इसको दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, तो ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। ये आपके पास है, ये a वैल्यू है और ये आपके पास क्या है, b वैल्यू। क्वेश्चन में उसने ये कहा हुआ था कि a + b आयोटा की फॉर्म में शिफ्ट कर दें। अब जो इसी का सेकंड पार्ट जो आया हुआ था ना, वो क्या था कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स इज 132, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द इंटीजर। तो क्वेश्चन वो कहते हैं कि दो कंसेक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 132 के इक्वल है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे फर्स्ट इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, x के इक्वल है, और सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, वो भी कंसेक्यूटिव, तो x में 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट इंटीजर आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव इंटीजर लेना है आप। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो कंडीशन बताई हुई थी 132 के इक्वल है। तो नेक्स्ट काम क्या करना था आपने, x को x के साथ मल्टीप्लाई करना था, x को 1 के साथ, तो x स्क्वायर + x, और 132 को दूसरी तरफ शिफ्ट करना था, -132 हो जाएगा, राइट साइड क्या आ जाएगा 0। अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन में उसने क्लियर कट एक बात पूछी हुई थी कि आपने क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब आगे वो कहते हैं फाइंड द इंटीजर्स, तो अब इसकी फर्दर आपने कैलकुलेशन भी करनी थी। तो यहां से आप जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखें a की वैल्यू क्या आ रही है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू 1 है, और इसी तरह x का कोएफिशिएंट 1 है तो b की वैल्यू 1, और कांस्टेंट वैल्यू -132। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर क्या बन गया, x इज इक्वल टू +11 और x इज इक्वल टू -12। ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन के अंदर उसने एक बात खुद ही बोली हुई थी कि आपने पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। कौन से लेने हैं, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि ये जो नेगेटिव x की वैल्यू आई है ना, इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है। तो x की वैल्यू 11 है, तो फर्स्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 11, सेकेंड इंटीजर क्या बन जाएगा, x + 1, तो 11 + 1 इज इक्वल टू 12। ठीक है। तो एक तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है। दूसरा मेथड यहाँ पे ये भी हो सकता था कि आप इसको मिड टर्म ब्रेक कर लेते, यानी x स्क्वायर + 12x - 11x - 132 इज इक्वल टू 0, और x कॉमन ले लेते, x + 12, और इसी तरह -11 कॉमन लेंगे तो x + 12 इज इक्वल टू 0। x + 12
और x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 12, तो ये नेग्लेक्ट कर देना था आपने, इसको क्रॉस कर देना था, और x इज इक्वल टू 11, तो ये एक आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद लास्ट पे आपने यही सारा काम लिख देना था। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते थे और मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते थे, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट देखें आप, सेकंड पार्ट क्वेश्चन के अंदर उसने क्या पूछा हुआ था। क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स इफ इट इज पॉसिबल। ए मैट्रिक्स उसने बता दी है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें सोल्यूशन कैसे करना था। ए मैट्रिक्स लिखनी थी, इनवर्स का फार्मूला लिखना था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब ये डिटरमिनेंट नॉन जीरो, अगर जीरो हो जाए तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ए का डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बन रही है, -2, जीरो के बराबर नहीं है, नॉन जीरो है। तो जब नॉन जीरो हो ए का डिटरमिनेंट, तो इसका मतलब है ए मैट्रिक्स क्या बन जाती है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है। तो अब आप यहां पे देखें एडजॉइंट, नेक्स्ट काम आपने करना था, ये आपके पास एडजॉइंट आ जाना था, तो फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट करनी थी। अब ये जो डिनोमिनेटर में -2 है, ये हर नंबर के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आफ्टर कटिंग होने के बाद ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहां पे देखें सेकंड पोर्शन जो उसने पूछा हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर, सॉरी सेकंड पार्ट जो है आर के बाद वाला, एक फंक्शन दे दिया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे दी है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी दे दी है। वो कहता है कंपोजिशन आपने फाइंड करनी है एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये दो फंक्शन दे दिए हैं, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x+1 और जी एक्स की वैल्यू है x-3। तो फर्स्ट कंपोजिशन कैसे फाइंड करनी थी, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू पुट कर देनी थी ये वाली यहाँ पे इनसाइड। अब यहाँ पे देखिए आउटसाइड क्या वैल्यू लिखी हुई है, सॉरी कौन सा फंक्शन है, एफ फंक्शन है। तो एफ फंक्शन की वैल्यू एक्चुअल में क्या आ रही है, 2x, तो x की जगह छोड़ दें और +1 कर लें। अब ये x की जगह आपने ये वाली वैल्यूज पुट करनी थी यहाँ पे, जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट काम क्या किया हमने, 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो और सॉल्व किया तो 2x-1 रिजल्ट बन गया। अब इसी तरह सेकंड कंपोजिशन आपने कैसे फाइंड करनी थी, g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी थी इनसाइड। अब आउटसाइड फंक्शन कौन सा है, g है, तो g की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, x-3। अब इस x की जगह ये वाली सारी वैल्यू रिप्लेस करनी थी, तो ये x की जगह ये सारी वैल्यू रिप्लेस हो गई है और -3 साथ लिख दिया। अब इसको भी सॉल्व किया तो 2x-2, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट उसने पूछा हुआ था क्वेश्चन के अंदर, थर्ड का जो फर्स्ट पोर्शन है वो ग्राफ के रिलेटेड है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू 2x-1 और x की वैल्यू उसने बता दी है कि ये पुट करनी है आपने। तो यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू 2x-1, तो x की वैल्यू -2 पुट करेंगे यहाँ पे, जैसे ही -2 पुट करनी थी यहाँ पे देखें इधर -2 आएगा और -1, तो ये -4, -1, -5 आ जाए y का आंसर। इसी तरह -1 पुट करेंगे तो -3 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो -1, 1 पुट करेंगे तो 1 और 2 पुट करेंगे तो +3। अब उसके बाद यहां पे देखें ग्राफ कैसे आपने ड्रा करना था, एक्स एक्सिस सबसे पहले ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद वाई एक्सिस। तो ये आपके पास ओरिजिन है, यहाँ पे दोनों एक्सिस मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस पे मार्किंग करेंगे +1, +2, +3, +4, इसी तरह -1, -2, -3, -4, -5। वाई एक्सिस पे मार्किंग करेंगे +1, +2, +3, +4, +5, इसी तरह -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या क्या रिजल्ट टेबल के मुताबिक बने हैं। जब x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू क्या आ रही है, -5।
तो -2 पे -5, तो ये वाली वैल्यू बन रही है हमारे पास। फिर इसी तरह -1 पे -3 है, -1 पे -3 है। यहाँ पे मार्किंग कर देता हूं आपको। तो ये एक पॉइंट बन रहा है -2, -5, और एक ये वाला पॉइंट बन रहा है -1, -3, और इसी तरह एक 0 पे, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, और जब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी क्या आ रही है, +1 आ रही है, और x की वैल्यू जब 2 आई है तो y की वैल्यू +3 आ गई है। तो लास्ट पे आपने क्या काम करना था, जस्ट स्केल रख के यहाँ पे एक लाइन ड्रा करनी थी जो सारे पॉइंट में से पास हो रही हो, ठीक है। और तो लास्ट पे दोनों लाइन के दोनों तरफ जो है ना एरो लगा देना था कि ये लाइन दोनों तरफ क्या कर रही है, इनफाइनाइट मूव कर रही है। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है, जो थर्ड क्वेश्चन था शॉर्ट क्वेश्चन, उसका सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इधर देखें। ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास कि एली कैन कंप्लीट ए टास्क in 6 hours, MM in 12 hours. Form an equation to find the time taken when they work together and complete the task in X hours. तो अब आप यहाँ पे देखें, उसने क्वेश्चन में ये बताया कि एक काम को कंप्लीट करने में अली ने कितना टाइम लिया, 1/6, यानी एक टास्क कंप्लीट करने के लिए जो है जो टाइम अली ने कंज्यूम किया है वो पर आवर का कितना पोर्शन है, 1/6 है। और इसी तरह अहमद का जो रेट बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 1/12 बता दिए, पर आवर्स बता दिए। तो जब आप कंबाइन करेंगे तो दोनों को सबसे पहले आप ऐड कर लेंगे, 1/6 प्लस 1/12, 12 एलसीएम आ जाएगा। 6 कितने टाइम 12 होता है, 2 टाइम, तो 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3/12। तो कटिंग कर लेंगे आप, तो 1/4 आ जाएगा। तो ये 1/4 जो है, जब वो दोनों कंबाइन करते हैं काम पर आवर्स के हिसाब से, ठीक है, तो 1/4 वैल्यू बन रही है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने ये पूछा हुआ है कि आपने इक्वेशन डेवलप करनी है। तो यहां पे देखें आप क्या लिखेंगे, वर्क टूगेदर फॉर x आवर्स, तो x क्रॉस 1/4 आ जाएगा, यानी x डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर उसने ये भी बात लास्ट पे जो पूछी हुई है, वो कहता है कि कंप्लीट द टास्क इन x आवर्स। तो आपने x की वैल्यू तब फाइंड करनी है जब टास्क जो है वो कंप्लीट होगा। जब कंप्लीट होगा तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक वर्क आपने ये फाइंड किया है जो दोनों ने मिलके काम किया है, ठीक है। तो एक वर्क ये है, और जब कंप्लीट टास्क होगा उस वक्त टोटल वर्क की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी कि एक टास्क जो है ना वो कंप्लीट हो रहा है। तो वर्क की वैल्यू फिर हम क्या ले लेंगे, 1, इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। तो यहां से x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आवर्स आ जाएगी। तो टोटल 4 घंटे लगेंगे एक टास्क कंप्लीट करने। अब नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है वो देखें आप, इसमें वो क्या कहता है कि सॉल्व द गिवन इक्वेशन, एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। ये आपके पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू के मुताबिक एक इक्वेशन बता दी है। तो इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x - 4 डिवाइडेड बाई 6 होल एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 4/3। ये वाला जो काम है ना आपने 9th के अंदर भी किया हुआ है, ये वाली एक्सरसाइज वहां पे भी थी। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट को खत्म करेंगे, तो कांस्टेंट वाली साइड पे प्लस माइनस लिख दिया मैंने, ठीक है। अब लेफ्ट साइड तो सेम ही है ना, तो लेफ्ट साइड क्या हमारे पास 2x - 4 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू पॉजिटिव वाली वैल्यू आ जाएगी। और एक जब लेफ्ट साइड आप लेंगे और राइट साइड वाली वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव वाली। अब यहां पे देखें 3 इधर क्या हो रहा है,
डिवाइड, उसी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम काम यहाँ पे कर लेंगे आप। अब यहाँ पे देखें 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज के साथ, तो हमारे पास 6x माइनस 12 आ जाएगा, ये 24 वैल्यू आ जाएगी। अब 12 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 12, 24 प्लस 12 क्या वैल्यू बन जाएगी 36। 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 12 और माइनस 4 क्रॉस 6 माइनस 24, 12 इधर आके प्लस हो जाएगा तो माइनस 12 रिजल्ट आ जाएगा, और 6 इधर आके डिवाइड होगा, x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। तो अब नंबर लाइन के ऊपर जो है, क्योंकि ये एग्जैक्ट x की वैल्यू एक एग्जैक्ट माइनस 2 आ रही है, एक क्या आ रही है प्लस 6 आ रही है, तो ये आप नंबर लाइन ड्रा करेंगे, इसको हम रियल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रियल लाइन, जिसको नंबर लाइन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखें ये एक वैल्यू -2 पे आप डॉट लगाएंगे और एक 6 पे लगा रहे, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें इसी का सेकंड पार्ट जो है वो क्या दिया हुआ था यहाँ पे, sketch the graph of quadratic function y is equal to x square minus 4 and identify its vertex. Graph of y is equal to x square minus 4, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें इस इक्वेशन को आपने इस तरह लिख लेना था कि 1x square, क्योंकि x वाली टर्म नहीं है तो 0x और कांस्टेंट टर्म -4 है, तो a की वैल्यू क्या बन गई है +1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -4। वर्टेक्स का क्या फार्मूला था, -b डिवाइडेड बाई 2a कामा c माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। अब ये वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो फाइनल आंसर वर्टेक्स का क्या आ जाएगा 6 कामा -4। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ पे देखें ये जो x की वैल्यू आई है ना 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 है, इसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला। ठीक है, कि मतलब यू शेप जो डायग्राम बनेगी ना, तो x इज इक्वल टू 0 पे ऑफ 0 से ज्यादा और 0 से कम जब x की वैल्यू होगी तो वो शेप सिमेट्रिकल होना शुरू हो जाएगी। यहां पे देखें जैसे ये है, ये आपके पास जो लाइन है ना ये वाली, यानी ये वाली लाइन, इस पूरे y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो यही आपकी क्या है एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की वैल्यू होती है ना, मतलब x की वैल्यू हो, ये लाजमी टेबल के अंदर शामिल करनी है। 0 से 2 वैल्यूज पीछे ले लें और 2 वैल्यूज आगे ले लें, 1 2 3 4 5 जो भी करना चाहें, 3 4 भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 आगे वाली ले लें और 2 पीछे वाली ले लें। तो यहाँ पे देखें जब -2 पुट करेंगे आप, अब ये -2 कहां पे पुट करना था, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, और -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1, +1 -4 -3, और 0 पे तो -4 वैल्यू आ रही है, और इसी तरह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 -4 -3, और 2 वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 -4 0। तो अब आप यहाँ पे देखें ये आपके पास वर्टेक्स आ गया, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है, ये आपके पास क्या है वर्टेक्स के पैराबोला का जो ग्राफ है यहां से क्या करेगा टर्न करेगा, और एक पॉइंट आपके पास ये वाला बन रहा है, -1 पे -3 है, और इसी तरह +1 पे -3 है, और 2 पे y की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे -2 पे
0 बन गए। तो ये जो ग्राफ है ना, ये कर्व ग्राफ है। पैराबोला का जो ग्राफ है ये क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी ग्राफ होता है वो कर्व ग्राफ। इसमें स्केल से लाइन नहीं लगानी होती, फ्री हैंड का इस्तेमाल करना होता है कि एक पॉइंट को हाथ से इस तरह कनेक्ट करते जाना है, जिधर जिधर पॉइंट जा रहा है उधर उधर मूव करते जाएंगे। तो ये आपके पास अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला कैसे आपको पता चला है, क्योंकि यहाँ पे देखें ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो ना, ए की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, तो वो क्या होता है, अपवर्ड होता है। ये बात माइंड में रखें। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये एक्स्ट्रा चीजें मैंने बता दी हैं। अब नेक्स्ट जो है आप यहाँ पे देखें, नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फिफ्थ पार्ट जो है इसमें वो कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई साइक्लिक। ये जो है ना आपके पास एक सर्कल के अंदर जो है ना एक क्वाड्रिलेटरल दी हुई है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। क्योंकि सर्कल के इनसाइड है ना, तो इसका टाइप लिख लेना है आपने। यहां पे देखें ये जो 4 साइडेड डायग्राम है ना, तो अपोजिट एंगल क्या होंगे, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, कि इन दोनों का आंसर ऐड करने से 180 डिग्री बनेगा। इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में ऐड होंगे तो 180 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पे देखें बी एंगल क्या है, 2x प्लस 2x माइनस 5 और डी क्या है 95 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x माइनस 5 प्लस 95 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 95 इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और इसी तरह यहां पे देखें ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा, यहां पे देखें ये आप एक काम करें, ये 5 को भी इधर ले आए, प्लस 5 कर लें इधर, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 90। तो 180 माइनस 90 प्लस 90 रह जाएगा। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 45x की वैल्यू आ गई है। अब उसके बाद यहाँ पे देखें एंगल ए और एंगल सी जो है ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो आपने इन दोनों को ऐड करना था और 180 डिग्री के इक्वल रखना था। तो ए की वैल्यू क्या है, y प्लस 20 और सी की वैल्यू है 2y माइनस 20। 20 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 3y इज इक्वल टू 180, 3 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब नेक्स्ट देखें फिफ्थ पार्ट जो है, फिफ्थ पार्ट का सेकंड पोर्शन जो दिया हुआ था, उसने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि एक पॉइंट दे दिया है, वो आपने क्या किया है, ट्रांसलेट किया है। वेक्टर कहां तक ट्रांसलेट हुआ है, क्यू पॉइंट तक हुआ है। एक पॉइंट पी जो है वो ट्रांसलेट हो गया क्यू पॉइंट तक। तो आपने क्यू की वैल्यू बतानी है और वेक्टर जो बना है ना उन दो पॉइंट के दरमियान उसकी वैल्यू बता दी है। तो यहां पे देखें पॉइंट पी लिखेंगे और वेक्टर लिखेंगे। आपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू फाइंड करने थे, ये फाइंड करने थे। तो क्यू कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे आप, ये जो वेक्टर है और इस पॉइंट के साथ क्या कर लेना था, ऐड कर लेना था। अब ये ऐड कैसे करना था, ये थोड़ा डायरेक्ट काम हुआ यहाँ पे। आपने लिखना था वी वेक्टर बेसिकली किसकी इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ठीक है। और इधर वी वेक्टर आ जाना था। अब v की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, 3 माइनस 2 और q की वैल्यू तो फाइंड करनी थी हमने, और p की वैल्यू क्या दी हुई है, -1 4। अब ये पूरा ऑर्डर पेयर इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी इस तरह कर लेना था आपने, और इधर q की वैल्यू रह जानी थी। अब फर्स्ट के साथ ऐड हो जाएगा, सेकंड के साथ ऐड हो जाएगा, तो क्यूब का ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब इसी तरह सेकंड जो क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है यहाँ पे, वो कहते हैं कि एक और पॉइंट आर है, वो ट्रांसलेट हुआ आर एस तक ट्रांसलेट हो रहा है, ठीक है।
इनके दरमियान भी वेक्टर क्या बन रहा है, 3, -2 बन रहा है। तो सेम काम आपने करना था और s की वैल्यू भी क्या आ जानी थी, 8, 5 आ जानी थी। ठीक है, अब यहां पे उसने ये भी लास्ट में पूछा हुआ है कि वेरीफाई करना है कि s वाकई 8, 5 आ रहा है या नहीं आएगा इस कैलकुलेशन के मुताबिक। तो अब आप यहां पे देखें, हमारे पास जो s की वैल्यू आई है 8, 5 आई है, तो लास्ट पे आपने क्या लिख देना था, यस, कि ये पॉइंट आपके पास क्या है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट 6 पार्ट देखें, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या आया हुआ था। वो कहता है कि 2 पॉइंट्स हैं ए और बी गिवन है, ये 2 पॉइंट्स गिवन है। सबसे पहले ए बी वेक्टर फाइंड करना था, तो अब लास्ट पे बी है तो बी माइनस ए कर लेना था, तो बी माइनस ए। अब फर्स्ट के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सेकंड के साथ, 4, 4 यानी 4i प्लस 4j। अगर आप यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं एक वेक्टर को, अब सॉरी मतलब आई जे की फॉर्म में लिखते हैं। तो अब नेक्स्ट देखें, आपके पास यहां पे दूसरे पार्ट में कहता है कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना था। तो सिंपल ए बी डिवाइडेड बाई ए बी का मैग्नीट्यूड, ए बी की वैल्यू लिखनी थी और नीचे इसी का मैग्नीट्यूड ले लेना, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 32 आ जाना था। अब 32 स्क्वायर रूट जब आप करेंगे तो वैल्यू क्या बन जानी थी हमारे पास, 4 अंडर रूट 2, यानी 32 को आप लिख सकते हैं 16 क्रॉस 2, तो 4 अंडर रूट 2। तो ये जो 32 है इसकी वैल्यू क्या आ जानी थी, 4 अंडर रूट 2, और 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर जो है वो क्या बन जाना था, i प्लस जे डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। तो ये अंडर रूट 2 को i के साथ अलग से डिवाइड किया, j के साथ अलग से, तो ये आपके पास फाइनल यूनिट वेक्टर आया। ये ए बी नहीं है, यहाँ पे माइंड में चीज रखनी है कि ये ए बी का यूनिट वेक्टर है, और कैप लगानी थी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है 6 पार्ट देखें आप। 6 पार्ट में वो कहता है कि x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इसका जो दूसरा पोर्शन दिया हुआ था क्वेश्चन का, जस्ट उसने कहा होगा सॉल्व, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, और साथ ही कंडीशन बता दी है कि x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो यहां पे देखें 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इधर आपने एलसीएम ले लेना था, एलसीएम क्या बनेगा, x माइनस 1 x प्लस 1, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जानी थी, यानी ये इधर मल्टीप्लाई हो जानी थी और ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना था और इसी तरह 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाना था, राइट साइड 1 के बराबर, और 2x प्लस 3 3x 5x 2 माइनस 3 माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 डिवीजन में इज इक्वल टू 1। अब ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है जो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जानी थी। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल हो। अब यहाँ पे जैसे ये कैंसिल करेंगे तो x को कैंसिल नहीं करना, ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि x वेरिएबल है, ठीक है, तो हमेशा नंबर जो है ना, नंबर कैंसिल होते हैं, वेरिएबल कभी कैंसिल नहीं करना। तो आपने सिंपल काम फिर नेक्स्ट क्या करना था, 5x दूसरी तरफ शिफ्ट करना था, x स्क्वायर माइनस 5x, इन दोनों से x कॉमन आ जाना था, तो फर्स्ट वैल्यू 0 के इक्वल और सेकंड वैल्यू 0 के इक्वल कर लेनी थी। x की वैल्यू 0 के इक्वल 1 आ रही थी और दूसरी वैल्यू x की वैल्यू क्या आ रही है, +5। ये दोनों जो है रियल नंबर है और यही आपका सॉल्यूशन सेट है। आप चेक भी लगा सकते थे इस क्वेश्चन के अंदर। अब नेक्स्ट जो है आप देखें 7th पार्ट जो है वो क्या कहता है, अब 7th पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या कहता है कि एक फ्लैग है, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है, h की इक्वल हाइट आपने फाइंड करनी थी, हाइट ऑफ फ्लैग फाइंड करनी थी,
और जो फ्लैग की बेस है और बेस से लेके पॉइंट पी जहां पे ऑब्जर्वर जो है वो लाई कर रहा है, मतलब खड़ा हुआ है जहां पे, ठीक है। ऑब्जर्वर मतलब इस फ्लैग को ऑब्जर्व कर रहा है ना, तो मतलब फ्लैग स्टाफ जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं पॉइंट पी से यहाँ पे कुछ लोग खड़े होके देख रहे हैं इस पूरे फ्लैग को, ठीक है। और एंगल कितना बन रहा था यहाँ पे 30 डिग्री, और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है 10 मीटर का। आपने हाइट फाइंड करनी थी, एक्स की वैल्यू 10 मीटर है, थीटा जो है 30 डिग्री की इक्वल है, तो राइट एंगल ट्राई एंगल के मुताबिक यहाँ पे देखें ये बेस बन गई है, ये क्या बन गया परपेंडिकुलर, थीटा 30 डिग्री है, बेस 10 मीटर, परपेंडिकुलर एच की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान कौन सी रेशियो लगती है, tan की। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan 30 डिग्री 1/√, सॉरी यहाँ पे एक सॉरी ये ठीक है 1/√3, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है h, और बेस की वैल्यू क्या है 10 है। 10 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h की वैल्यू ये मीटर के अंदर फाइनल आंसर। आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट आपका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट जो है इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था वो क्या कहता है कि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 13 मीटर ए कार्ड इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड। ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर ये है, ये कार्ड है, ठीक है। अब सेंटर से बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोला जाता है। रेडियस कितना है 13 मीटर, इधर भी 13 मीटर है। ये जो कार्ड है ये सेंटर से कितनी दूरी पे है, मतलब कितना दूर है, अवे है, 10 मीटर है। तो ये हाइट कितनी बन जाएगी, ओ एम की लेंथ कितनी बन जाएगी 10 मीटर, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या है 13 सेंटीमीटर है, और ओ एम की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब डायग्राम से अगर आप गौर से देखें ना कि ओ ए और ओ बी दोनों क्या है रेडियस है, तो इन दोनों के लेंथ आपस में इक्वल है, आर की इक्वल है मतलब 13 सेंटीमीटर की इक्वल है। अब यहां पे एक और चीज देखें कि ये जो ओ एम है ये दो ट्राइंगल के दरमियान क्या आ रहा है, कॉमन पोर्शन आ रहा है, ठीक है। ओ एम 10 सेंटीमीटर कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल। तो एम जो है वो क्या बन गया मिड पॉइंट। ये क्यों मिड पॉइंट बना, क्योंकि ये वाली साइड जो है ना आपस में इक्वल है, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस इक्वल है, और ये कॉमन साइड भी क्या है सेम आ रही है ना, ये वाली साइड भी कॉमन आ रही है। तो इसका मतलब है ये थर्ड साइड भी आपस में क्या होगी इक्वल होगी। तो एम क्या आ जाएगा मिड पॉइंट आ जाएगा। तो एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए एम डिस्टेंस और बी एम डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड ए एम का डिस्टेंस सॉरी ए बी का डिस्टेंस किसकी इक्वल आएगा, ए एम प्लस बी एम की इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फिर क्या फाइंड करेंगे, ए एम या बी एम कोई एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहां पे देखें ट्राई एंगल मैंने कौन सी ली है, यहाँ पे ओ ए एम ओ, ये राइट ट्राई एंगल लिए। अब इसके मुताबिक बेस की वैल्यू क्या है ए एम, परपेंडिकुलर क्या है, यहां पे देखें ये आपके पास जो है ये साइड बेस बन गई है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर बन गई है, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस बन गई, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ये प्लस लिखा हुआ है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। बेस है ए एम और परपेंडिकुलर है 10 की वैल्यू दी हुई है और एच की वैल्यू 13 दी है। अब 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया हमने, और 13 का स्क्वायर 169, तो ये 69 वैल्यू आ जाएगी। ए एम होल स्क्वायर इज इक्वल टू 69, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ए एम तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 69 की। ये बेसिकली लेंथ है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर।
अब आपने ये वाली वैल्यू पहले फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है, तो bm की वैल्यू भी वही वैल्यू आ जाएगी, सेंटीमीटर लिख लेंगे आप। और लास्ट पे ए बी जो है लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करना था, तो वो किसके इक्वल था, ए एम प्लस बी एम। ए एम की वैल्यू प्लस बी एम की वैल्यू पुट कर देनी थी सेकंड इक्वेशन में। ये दोनों सेम है तो डबल कर लेना है और लास्ट पे यूनिट लिख देना, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब 8th पार्ट में देखें वो क्या कहता है कि 2 balls are drawn one by one with replacement from a bag containing 3 red and 2 blue balls. Find the probability that both balls are red. रेड बॉल कितनी है, 3 है, ब्लू बॉल्स कितनी है, 2 है, टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 5 है। तो आपने बैग में से टोटल बॉल्स है 5 है, तो आपने बैग में से जो फर्स्ट रेड जैसी ही आएगी ना, तो उस वक्त प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फर्स्ट रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/5 हो जाएगी। मतलब जैसे ही आप बॉल बाहर निकालेंगे ना, वो अगर रेड है तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 3/5। अब वो बॉल जो रेड आपने बाहर निकाली है ना, वो वापस आपने बैग के अंदर डाल देनी। तो जैसे ही बैग के अंदर डालेंगे टोटल बॉल फिर कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। रेड बॉल कितनी हो जाएंगी, 3, ब्लू बॉल तो ऑलरेडी 2 है। आफ्टर रिप्लेसमेंट सेकंड रेड आने की प्रोबेबिलिटी पर कितनी हो जाएगी, वो वापस वही आ जाएगी, 3/5। तो लास्ट पे बोथ बॉल्स क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर रेड, 3/5 क्रॉस 3/5। दोनों को ऐड नहीं करना, ये बात ध्यान में रखनी, मल्टीप्लाई करना है, तो 9/25 है। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब उसके बाद यहां पे देखें, इस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा हुआ था कि सिंप्लीफाई x² - 5x + 6 डिवाइडेड बाई x² - 4 क्रॉस x + 2 डिवाइडेड बाई x² + x - 6। सबसे पहले ये क्वेश्चन ले लेना था आपने। अब यहां पे मिड टर्म ब्रेक करनी थी। ये देखें, ये आपके पास -5x है तो इसको ब्रेक करना था, -3x - 2x मल्टीप्लाई करें तो +6x² बनना था। लास्ट वाली आपस में अगर मल्टीप्लाई करें ना तो 6x² बनता है ना, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने से 6x² बने, ऐड करने से -5x बने। डिनोमिनेटर में x² - 4 को लिखना था 2 का स्क्वायर। इधर देखें न्यूमिनेटर सेम और डिनोमिनेटर में x², और यहां पे मिड टर्म ब्रेक करनी थी, x को ब्रेक करना था आपने 3x - 2x में, ऐड करें तो +x, मल्टीप्लाई करें तो -6x², यानी लास्ट वाले आपस एंड वाले आपस में मल्टीप्लाई करें ना तो ये -6x² बनेगा। ठीक है, तो अब आपने जस्ट फर्दर क्या काम करना था, कॉमन लेना था। इन दोनों से x कॉमन आ रहा था फर्स्ट 2 में से, लास्ट 2 में से -2 कॉमन, और डिनोमिनेटर में फार्मूला लगाना था आपने, a² - b², a - b a + b। ठीक है, और न्यूमिनेटर सेम और डिनोमिनेटर में फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ जाएगा, x + 3, और लास्ट 2 में से -2 कॉमन, x + 3। अब यहाँ पे x + 2 और x + 2 आपस में कैंसिल। ये कैंसिल कैसे करने थे, आपने यहाँ पे देखे इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x - 3 कॉमन और x - 2 एज इट इज आ जाना था, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लिखनी थी यहाँ पे, और न्यूमिनेटर वाली वैल्यू, और इधर से भी आपने कॉमन ले लेना था, x + 3 कॉमन ले लेना, तो ये कटिंग हो जाएगी। और जैसे ही आप इधर कॉमन लेंगे x + 3 और रिमेनिंग x - 2 रह जाना था, ये इसके साथ कैंसिल हो जाना था, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट। अब इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो आप ये भी लिख सकते थे कि x - 3 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को अगर आप ये देखें ना, वापस वही चीज बन रही है, यानी x - 2 और x + 3, तो ये वाली सेम ही चीज बन रही थी। तो आप यहाँ पे देख लें, ये चीज आपके पास फाइनल रिजल्ट बना। अगर आप वापस उसी शक्ल में लिखना चाहते हैं तो ये भी आंसर ठीक था।
मेरे ख्याल में तो ये वाला आंसर आपका होना चाहिए सही, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करनी थी ना, तो हमने सिंप्लीफिकेशन करके ये फैक्टर बन गए हैं इसके दो। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है शार्ट, इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि वो कहता है कि शेड द रीजन बाउंडेड बाय द लीनियर इनइक्वालिटीज। एक इनइक्वालिटीज क्या दी हुई है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, दूसरी x माइनस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू -7, x y बिलोंग टू रियल नंबर। अब ये फर्स्ट इनइक्वालिटीज है, ये सेकंड इनइक्वालिटीज है। तो यहाँ पे देखें, ये जो आप इक्वल लिखते हैं ना, इसको बोला जाता है, इस इक्वेशन को बोला जाता है एसोसिएटेड इक्वेशन। क्या बोला जाता है, एसोसिएटेड इक्वेशन। अब ये किसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है, इस इनइक्वालिटीज की। इसमें दो पोर्शन है ना, एक इक्वल है, एक लेस देन है। तो जब आप पॉइंट तलाश करते हैं ना, ठीक है, तो एसोसिएटेड इक्वेशन सबसे पहले लिखते हैं। ये एसोसिएटेड इक्वेशन है। एक्स इंटरसेप्ट में y की वैल्यू पुट 0 पुट करनी होती है, यहाँ पे y की जगह 0, तो x किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल है। तो एक पॉइंट आपके पास क्या आ गया, 6,0। इसी तरह जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की है, y की वैल्यू 0 पुट की है, सॉरी y इंटरसेप्ट में जब x की वैल्यू 0 पुट की है, तो y का आंसर क्या आ गया, 6। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया, 0,6 आ गया। अब इसी पे टेस्ट पॉइंट लगाना था आपने। तो यहां पे देखें, जब आप टेस्ट पॉइंट लगाते हैं तो इक्वल को शामिल फिर नहीं करना होता, ठीक है। आप क्या लिखते हैं कि 0 प्लस 0, यानी x की जगह ये जो आपको नजर आ रहा है ना, x प्लस वाई, तो इधर x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, लेस देन 6 जस्ट लिखना है, इक्वल को शामिल नहीं करना। तो 0 लेस देन 6 ये ट्रू है। तो शेडिंग किस तरफ करनी थी आपने, इधर लिखना था शेडिंग टूवर्ड्स, आपने यहाँ पे टूवर्ड्स ओरिजिन, के ओरिजिन की तरफ क्या होगी, शेडिंग होगी। अब उसके बाद दूसरी इनइक्वालिटी आप यहाँ पे देखें, ये है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -7, x इंटरसेप्ट y की जगह 0, x की वैल्यू -7, तो पॉइंट -7,6 सॉरी 0। फॉर y इंटरसेप्ट x की वैल्यू 0 पुट करनी थी, x की जगह 0, y की वैल्यू माइनस वाई इज इक्वल टू -7, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का आंसर क्या आ जाएगा, +7, पॉइंट 0,+7। टेस्ट पॉइंट जब 0 0 पुट करेंगे x की जगह, तो ये इक्वल को शामिल नहीं किया जाता, जस्ट आप देखते हैं कि 0 ग्रेटर देन -7, ये ट्रू बात है आपकी, ठीक है। तो शेडिंग इसकी भी किधर फिर लिखनी थी, शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन, इधर भी यही स्टेटमेंट इधर लिखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें, ग्राफ जो है, जब आपके पास ये फर्स्ट लाइन बननी थी ये वाली, और ये आपके पास सेकंड लाइन, ये आपका ओरिजिन है ना, ये लाइन कहती है ओरिजिन की तरफ शेड करो, ये लाइन भी कहती है ओरिजिन की तरफ, इस तरफ शेड करो। ये कॉमन आपके पास क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है। तो ये आपने आउट कर देना था। अब नेक्स्ट जो है पार्ट आप देखें, वो क्या कहता है कि ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, draw two tangents to a circle of radius 3 cm from a point lying at a distance of 6 cm from the center of circle। ये जो सर्कल आपने बनाया है, ये कितना बनाना था, 3 सेंटीमीटर का, और सेंटर से पॉइंट जो आउटसाइड है वो 6 सेंटीमीटर का है। तो पॉइंट से आपने दो टेंजेंट इस तरह ड्रा करने थे, ठीक है। तो ये डायग्राम आपने बनानी थी, और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ना, आपने ये सारी वहां पे मेंशन करनी थी, ठीक है। तो ये आप यहां से देख सकते हैं, इतना इशू नहीं है। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं, यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आप देखें, लॉन्ग क्वेश्चन जो दिया हुआ था,
लॉन्ग पोर्शन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि 2 प्लस आयोटा एक्स प्लस 1 माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन क्या थी 1 प्लस आयोटा एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को सॉल्व करना। ये आपकी 1.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया हुआ, ये शायद मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन दिया हुआ था। यहाँ पे देखें इस टाइप का क्वेश्चन होगा उधर भी। ये सबसे पहला काम आपने क्या करना था, इधर सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को मेंशन करना था, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया इस पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पे देखें 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा एक्स माइनस 1 माइनस आयोटा और साथ वैल्यू आयोटा वाई, और इसी तरह 2 के साथ क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था 1 माइनस आयोटा। और सेम जो है, अब आप यहाँ पे देखें y का कोफिशिएंट इधर क्या आ गया, y का कोफिशिएंट इधर आ गया आयोटा के साथ 1 माइनस आयोटा है। अब फर्स्ट इक्वेशन में देखें y के साथ 1 माइनस आयोटा है, तो किसकी कमी है, सिर्फ आयोटा की है। तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना था आयोटा के साथ। तो जैसे ही आप आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब थर्ड और फोर्थ को आपस में ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे तो ये y वाली टर्म आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल। इधर x वाली ये वाली टर्म एक रह जानी थी और एक ये वाली टर्म, और इधर फर्स्ट वाली टर्म और ये 3 आयोटा आ जाना था। अब यहाँ पे देखें 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, फार्मूला लगा देना था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, साथ बाय x लिख देना था। और यहाँ पे देखें ये जो है आपके पास क्या है, x के साथ आयोटा और आयोटा के साथ ये वाली टर्म है ना, तो आयोटा को अंदर दोनों के साथ क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, यानी इस आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू एक्स आ जाना था। और इधर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और आयोटा के साथ नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे, और प्लस आयोटा एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या वैल्यू आ जानी थी, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, इधर भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब इसको फर्दर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो x की वैल्यू ये बन रही थी हमारे, ठीक है। अब इसको फर्दर रैशनलाइज करना था आपने, तो नेक्स्ट स्टेप में आपका जो x का फाइनल आंसर बन रहा था वो ये वाला बन रहा था, x का फाइनल आंसर जो है ये वाला। अब ये x की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, सेकंड में, थर्ड में, आपकी अपनी मर्जी है, फोर्थ में भी कर सकते। यहाँ पे आपने सेकंड इक्वेशन में पुट करना था, तो जब आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू यहाँ पे पुट की है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक काम क्या किया है कि पहले हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखें y के साथ माइनस आयोटा है ना, तो माइनस आयोटा y जो है वो क्या नेगेटिव है, इसको हमने क्या कर लिया है, इस तरफ शिफ्ट कर लिया, तो ये पॉजिटिव हो गया, 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया नेगेटिव, ये इक्वेशन बन गई। आयोटा इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, 1 बाई आयोटा बेसिकली किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा। रैशनलाइज करें ना अलग से, यानी इस तरह आप सेपरेट कर भी सकते थे, 1 बाई आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा डिवाइडेड -1, तो ये माइनस आयोटा। तो इसका मतलब है कि ये जो डिवीजन में जब आयोटा खत्म करेंगे तो अब ये माइनस आयोटा लिख दिया, ऊपर लिख दिया। अब ये माइनस आयोटा अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है आर टर्म के साथ, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या काम किया है कि ये माइनस आयोटा इधर 1 के साथ भी आयोटा के साथ भी, तो ये वाली वैल्यू आ गई और ये 2 आयोटा आ गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, ये माइनस आयोटा एज इट इज, माइनस आयोटा स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, +1 माइनस आयोटा इंटू एक्स +2 आयोटा। अब यहाँ पे x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे,
जैसे ही पुट करेंगे और इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो है हमारे पास y का ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन। अब यहां पे देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये भी दिया हुआ था आपको, वो जो पहले हमने किया वो इसी का सेकंड पार्ट था। ठीक है, सेकंड पोर्शन था। इसमें हम कहता है कि रेक्टेंगुलर गार्डन हैज ए लेंथ ऑफ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो लेंथ और विड्थ दो रेक्टेंगल के अंदर पोर्शन हमने लेने हैं, एक लेंथ लेनी है और एक विड्थ लेनी है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर आप देखें ना कि लेंथ जो है वो विड्थ का क्या है, यहाँ पे आप विड्थ लिखें, ठीक है, वो x के बराबर लेट करेंगे हम। अगर विड्थ x की इक्वल है तो लेंथ क्या है कि उसने कहा हुआ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो x में 4 ऐड करेंगे 4 मीटर, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब आगे वो कहते हैं कि 2 मीटर वाइड पाथ इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड द गार्डन। कि अगर आपके पास ये गार्डन है ना, ये इनसाइड वाला, ये वाला, ठीक है, तो इसके चारों तरफ जो है ना 2 मीटर जो है ना आपने एक पाथ क्रिएट करना है। ठीक है, यानी उसके कहने का मतलब ये है कि ये सपोज करें हमारे पास एक गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, ये अब इसके अराउंड जो है ना 2 सेंटीमीटर जो है ना एक पाथ आपने कंस्ट्रक्ट करना है, चारों तरफ 2-2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाना था। अब अगर आप गौर से देखें ना, इसकी जो विड्थ है वो x है और लेंथ कितनी है, x + 4 है। ठीक है, ये रेड वाली अंदर वाली, ये वाली लेंथ है और ये क्या है, विड्थ है। अब 2 मीटर जो है, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि टोटल जो बाहर से अगर ये येलो वाली अगर आप लेंथ फाइंड करें ना, ये वाली लेंथ कितनी हो जाए, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, येलो वाली। तो अब यहां पे देखें ये 2 मीटर इधर भी है, बाहर की तरफ इधर भी 2 मीटर है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 + x + 4 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी x + 8, कि बाहर येलो वाली अगर आप देखते हैं। और इसी तरह अगर आप येलो वाली देखें ना, यहाँ पे इसकी विड्थ देखें, ये वाला पोर्शन देखें, तो विड्थ जो है अंदर रेड वाली कितनी है हमारे पास, ये वाली कितनी है, x दी हुई है। ठीक है, लेकिन इधर बाहर कितनी दी हुई है, 2 मीटर इधर भी दी हुई है और यहां पे भी कितनी दी हुई है, 2 मीटर आपने एक्सटेंड की है। टोटल आपके पास विड्थ कितनी हो जाएगी, x + 2 + 2 हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी। तो ये आपके पास विड्थ आ जाएगी और ये आपके पास लेंथ आ जाएगी। अब क्वेश्चन में ये वाली जो लेंथ दी हुई है ना, ये इनसाइड वाली दी हुई है, ये बात ध्यान में रखनी है आपने। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखें, आपने क्या मेंशन करना था, एज 2 मीटर वाइड पाथ इज कंस्ट्रक्टेड। तो न्यू विड्थ कितनी बनी है हमारे पास, x + 4, और न्यू लेंथ कितनी बनी है, x + 8। ये मैंने समझा दिया डिटेल में, ये डायग्राम भी बना सकते हैं साथ, इस तरह ये डायग्राम बना सकते हैं। तो अब आप यहां पे देखें, एरिया ऑफ पाथ कितना दिया हुआ है, वो 64 दिया हुआ है। एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, ये येलो वाला एरिया माइनस ये रेड वाला एरिया, तो ये आपके पास जो है फिर क्या आ जाएगा, ये आपके पास पाथ एरिया ये व्हाइट कलर में आ जाएगा। क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि पाथ एरिया जो है ना, ये जो व्हाइट पोर्शन में कर रहा हूं ना, इसकी वैल्यू बता दी है उसने।
ये वाली सारी वैल्यू कितनी बताई है, ये एरिया व्हाइट वाला जो पोर्शन मैंने किया है इसका एरिया कितना बताया हुआ है, व्हाइट वाला 64 है। अब ये व्हाइट वाला कैसे आएगा, अगर आप टोटल येलो वाला ले लें उसके अंदर ये सारा शामिल हो जाएगी ना पूरा, ठीक है। उसमें से अगर ये रेड वाला इन साइड वाला अगर आप खत्म कर दें, काट दें, तो ये बाहर वाला बच जाएगा, ठीक है, व्हाइट वाला बच जाएगा। तो आउटर एरिया माइनस गार्डन एरिया, क्योंकि रेड वाला आपके पास क्या है, गार्डन है ना, तो गार्डन का एरिया अगर आप आउटर एरिया से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 64 की इक्वल आ जाए। तो आउटर एरिया की लेंथ कितनी है, x+8 है और विड्थ कितनी है, x+4 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और गार्डन जो है उसकी लेंथ कितनी है, x+4 है, विड्थ कितनी है, x है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे देखें आपने नेक्स्ट काम क्या करना था, यहां पे x को x के साथ x स्क्वायर, फिर x को 8 के साथ 8x, 4 को x के साथ और 4 को 8 के साथ 32 बन जाना था। और माइनस x को x के साथ माइनस x स्क्वायर, माइनस x को 4 के साथ -4, ये दो वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी तो वैल्यू क्या बच जाएगी, 8x + 32 इज इक्वल टू 64। 32 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 32 रह जाएगा और 8 दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, x की वैल्यू क्या आ गई 4। इसका मतलब है विड्थ की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर है, ठीक है। और लेंथ फिर कितनी बन जानी थी हमारे पास, x+4, 4 + 4 8 मीटर के इक्वल आ जानी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये वेक्टर से उसने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि गिवन 4 पॉइंट, 7 पॉइंट्स बता दिए A, B, C एंड D, ठीक है। ए पार्ट में कहता है कि अगर आपके पास ओरिजिन O जो है आपके पास रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, 0,0 है, देन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ A, B, C, D। तो सबसे पहले आपने A, B, C, D पॉइंट की वैल्यू लिखनी थी। रेफरेंस पॉइंट आपके पास क्या है, O है, 0,0 है। यहां पे एक बात माइंड में रखनी है कि क्वेश्चन के अंदर जो है ना उसने जो चीज पूछी हुई है वो इस तरह पूछी हुई है कि आप इस तरह ड्रा कर लें ये वाली चीज, ठीक है। ये अज्यूम कर लें हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है O 0, 0 है, ठीक है, ये O पॉइंट है। अब A पॉइंट जो है ना वो 1,2 है, ये 2 कर लें, यहां पे A पड़ा हुआ है, तो ये आपने वेक्टर फाइंड करना था, पोजीशन वेक्टर, ये वाला, यानी OA पोजीशन वेक्टर फाइंड करना था, ये कैलकुलेट करना था। तो उसके लिए आपने क्या लिखना था, पोजीशन वेक्टर अब लास्ट पे A है, इनिशियल क्या है, वो है कि ये वेक्टर O से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहां पे हो रहा है, A पे हो रहा है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो फाइनल A है और इनिशियल क्या O है, तो A की वैल्यू माइनस O की वैल्यू जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास, इसी तरह सिमिलरली O B जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, O C की भी इसी तरह जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, O D की भी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पोर्शन है वो थोड़ा सा जो है ना इंटरेस्टिंग उसने पूछा हुआ है। वो क्या पूछा हुआ है, तो बी पार्ट के अंदर वो कहता है कि फाइंड वेक्टर ए बी सी ए डी, सॉरी डी सी ए डी एंड बी सी, ये सारे वेक्टर आपने फाइंड करने हैं। तो अब आप यहां पे देखें ए बी कैसे फाइंड करेंगे, ये बी माइनस ए, तो फर्स्ट के साथ सब्ट्रैक्ट, सेकंड के साथ, सेंटर में कामा लगाना था, 4,0 इसका आंसर। इसी तरह डी सी, अब सी लास्ट पे है, सी की वैल्यू माइनस डी की वैल्यू, तो 7 - 3, 6 -6, तो 4,0 हो जाएगा। और इसी तरह ए डी, तो डी माइनस ए, तो 3 - 1, 6 -2, तो 2,4। और इसी तरह बी सी, सी की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू, तो 7 - 5, 6 - 4, 2,3।
अब लास्ट में उसने ये पूछा हुआ है कि ये जो 4 पॉइंट्स आपने फाइंड जब आप मार्क करते हैं तो जब आप इनको कनेक्ट करेंगे तो ये पैरेललोग्राम बनती है या नहीं बनती। तो आपने नहीं, यहां पे उसने कहा हुआ है कि आपने शो करना है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। वेक्टर मेथड के मुताबिक आपने इसको शो करना है, ठीक है। तो यहां पे देखें हमारे पास जो है AB और DC की वैल्यू दोनों की इक्वल आ रही है। जब दो वेक्टर आपस में इक्वल हो जाते हैं ना तो वो पैरेलल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दो साइड आपस में क्या हो गई हैं, यानी AB आपने यहां पे क्या मेंशन करना था कि AB पैरेलल हो गया है BC के साथ। ये दो साइड्स आपस में क्या हो गई हैं, पैरेलल हो गई हैं। और इसी तरह बाकी दो साइड कौन कौन सी हैं आपके पास, BC और AD, BC और AD वो भी आपने पैरेलल प्रूफ करनी थी, ठीक है। यहां पे देखें अगर BC की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ये आ रही है, और इसी तरह AD की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, ये आ रही है। इन दोनों को भी पैरेलल प्रूफ करेंगे तो पैरेललोग्राम आपकी क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखें, क्वेश्चन क्या कहता है कि following the table shows distributions of weight in kg of student, make their cumulative frequency table and draw a cumulative frequency curve, ठीक है। ये आपने कर्व बनानी है और टेबल बनाना है। तो टेबल कैसे बनाएंगे, आप क्लास देखें कितनी बताई हुई है, 40 से 45। तो आपने क्योंकि 5 का गैप चल रहा है तो आपने उससे प्रीवियस क्लास पे लिख लेनी है 35 से 40 जीरो फ्रिक्वेंसी है, जीरो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। अब 40 से 45 कितनी है, 4 है, तो ये जीरो इसमें 4 में ऐड होगा तो 4 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। अब नेक्स्ट 7 है फ्रिक्वेंसी, तो ये 4 इसमें ऐड हो जाएगा तो 11 आ जाएगी। फिर इसी तरह ये इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास टेबल इस तरह का बन जाना था। अब जब आपने टेबल ड्रा करना था तो यहां पे देखें 40 से 45 पे क्या है, 4 है, तो आप 45 पे 4 ये मार्किंग कर लेंगे। इसी तरह 50 पे क्या वैल्यू आ रही थी, 11, और 55 पे क्या आ रही थी, 21, और 60 पे 27, और 65 पे 30। ये आपने मार्किंग करनी थी। ये कर्व बनी थी इस तरह, और ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला, ये क्योंकि ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन बननी थी, यहां पे आपने इसको इस तरह मिलाना था, ये वाली इधर नहीं मिलाना आपने, ठीक है। इसको स्ट्रेट लाइन इस तरह, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, फिर आगे कर्व बनेगी, यानी इस तरह की कर्व बनेगी। ये बात है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में देखें, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 5 है। 5 का ये फर्स्ट पोर्शन है, ठीक है। इसमें भी ये डायग्राम आपकी बननी थी, ठीक है, और आपने ये कंस्ट्रक्शन लिखनी थी। इसको मैं जूम इन कर लेता हूं, थोड़ा वाज़ेह देख लें। तो इस क्वेश्चन का ये वाला सोल्यूशन बन रहा है, और इसके बाद लास्ट पे ये वाला क्वेश्चन है। इसमें देखें हमारे पास वो कहता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना था। एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दी हुई है और एक पैराबोला दिया हुआ, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक लीनियर इक्वेशन है। तो अब आप यहां पे देखें, जब आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी, ये वाला जो टेबल बना है आपके पास, ये लीनियर इक्वेशन का बना हुआ है, सॉरी, ये वाला जो टेबल बना हुआ है ये हमारे पास किसका बना हुआ है, ये लीनियर इक्वेशन का आई थिंक, हाँ जी, ये है y इज इक्वल टू -x + 3 का टेबल है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखें x की जगह आप -2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 +3 +5, -1 पुट करेंगे तो +1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे 3, 1 पुट करेंगे तो 2, 2 पुट करेंगे तो 1 और 3 पुट करेंगे तो 0। ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो ये अब उसके बाद x की वैल्यू 0 पुट की है सेकंड इक्वेशन में, ये 3 वैल्यू आ रही है। तो आपने टेबल इस तरह बना लेना था, 0 पुट करने से, सॉरी ये वाली जो वैल्यूज पुट की है ना, ये सेकंड में पुट की है ना इसी इक्वेशन के अंदर। तो ये टेबल इस तरह कैसे बना है, ये सारी कैलकुलेशन हुई है यहाँ पे। अब इसके लिए टेबल बनाना था y = x² - 1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू, आपने x की वैल्यू यही चूज करनी है सारी, क्योंकि ग्राफ जो है दोनों ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पे बनाने हैं, स्केल सेम रखना है, x एक्सिस का स्केल जो है वो सेम रहेगा। तो x की वैल्यू जो इधर इस्तेमाल की है वही आपने इधर इस्तेमाल करनी। अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास जो है, जब आप -2 पुट करेंगे, ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y = x² - 1। तो इसमें आप पुट करेंगे -2 का स्क्वायर +4, 4 - 1 3, इसी तरह -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर +1, 1 - 1 0, 0 पुट करेंगे, -1, 1 पुट करेंगे तो 0, और 2 पुट करेंगे तो +3, और 3 पुट करेंगे तो +8 है। ये ऑर्डर्ड पेयर आपने लिख लेने हैं। अब a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो कर्व जो है आपकी क्या बनेगी, ओपन अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। वर्टेक्स का क्या फार्मूला होता है, h, k, आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं और इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। h का मतलब है -b/2 है, और c का मतलब k का मतलब है c - b² / 4 है। तो h और h की वैल्यू 0 और k की वैल्यू -1, तो h, k ये आपके पास वर्टेक्स आ गया। अब यहाँ पे देखिए वर्टेक्स में ये जो x की वैल्यू 0 आ रही है ना, मतलब h की वैल्यू ये जो 0 आ रही है, ये वाली x की वैल्यू 0 आ रही है यहाँ पे, तो यही आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये बात ध्यान में रखें। तो ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये दोनों टेबल में, मतलब इस टेबल के अंदर लाजमी शामिल करनी है। 0 पे क्या वैल्यू हमने ली है, -1, तो इधर देखिए 0 पे भी क्या आ रही है, -1 आ रही है। अब जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो यहाँ पे देखें, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, और ये आपके पास क्या बनेगा, पैराबोला का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो दोनों ग्राफ जो है यहाँ पे मीट कर रहे हैं, एक पॉइंट ये आ रहा है और दूसरा पॉइंट ये आ रहा है। तो ये आपके पास, ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास ये वाला बन रहा है। ये कौन सा पॉइंट बन रहा है, ये बन रहा है 1.5, x की वैल्यू 1.56 और y की वैल्यू क्या है 1.44, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अंदर x की वैल्यू क्या है -2.56 है और y की वैल्यू 5.56 आ रही, ठीक है। ये आपके पास फाइनल रिक्वायर्ड आंसर आ जाए। इनको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ये जो कैलकुलेशन आपने करनी है ना, मतलब 2 y की वैल्यूज है ना, मतलब 2 इक्वेशन दी हुई है, x² - 1 और दूसरी क्या दी हुई है, -x + 3। तो y = y x² - 1 और -x + 3, x² प्लस x हो जाएगा, -1 - 3 = 0, x² प्लस x -4। जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -4। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर b² -4ac, और इधर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, c की वैल्यू -4 है, और डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आ जाएगी 2 × 1। तो x = -1 प्लस माइनस
स्क्वायर रूट 1 माइनस माइनस प्लस ये 16 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। यहां पे देखें ये x की वैल्यूज जो है वो क्या आ गई है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई। अब x के दो आंसर आएंगे, एक वैल्यू जो x की बनेगी वो आपके पास पॉजिटिव के लिहाज से बनेगी और एक नेगेटिव पॉजिटिव के लिहाज से जब आप करेंगे तो 1.56 बनेगी। ठीक है, इसको आपने पुट करना होगा, दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर दें। ठीक है, तो y की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, वो 1.44 आ जाएगी पुट करने के बाद। और दूसरी जब आप नेगेटिव के हिसाब से करेंगे तो वो -2.56। जब इसको भी पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन के अंदर तो y का आंसर इसके करस्पॉन्डिंग फिर क्या बनेगा, 5.56 बन जाएगा। ये आपका पेपर जो है कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी मसला हो या कोई भी सवाल हो तो आप लाजमी पूछ सकते हैं। शुक्रिया।